हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमन टेस्ट। आई होप आपको कल की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। मतलब हमको वेरियस फॉर्म्स बताने किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया इंडियन इकोनॉमी का। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर जो था उसको खराब कर दिया। जहाँ पहले हमारा एग्रीकल्चर जो था वो फूड क्रॉप्स पे होता था, वो कैश क्रॉप पे कर दिया। साथ ही साथ वन ऑफ द मेन रीजंस जो थे एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट करने के, खराब करने के, वो थे हमारे जमींदारी सिस्टम, जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अप्लाई किया गया था। उसकी वजह से हमारे एक इंडियन जो एग्रीकल्चर था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा था। सेकंड पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेन बात होती है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की। ब्रिटिशर्स ने अपना इंडस्ट्रियल मेड गुड्स को बेचना शुरू किया इंडिया में, और हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड वाइड फेमस थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। थर्ड आता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। उन्होंने हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत छोटा कर दिया, जहाँ पे हमारे ऊपर उन्होंने बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई। हमको गुड्स को इंपोर्ट करने में जो था वो टैक्स लगता था, साथ साथ एक्सपोर्ट करने में भी टैक्स लगता था। तो जिस तरह से गुड्स महंगी हो गई, इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा बहुत ज्यादा लॉस हुआ। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। पहला, कॉलोनियल इकोनॉमी थी, मतलब हम पे कॉलोनियल रूल रहा था हमारा 200 साल तक का ब्रिटिशर्स का। तो उस वजह से हमारा बहुत ज्यादा ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ, बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी खराब हो चुकी थी। सेकंड पॉइंट है हमारा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब है कि फ्यूडल सिस्टम जो था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, वो अप्लाई हो चुका था। और साथ ही साथ हमारा जो था कैपिटलिस्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो चुका था इंडिया के अंदर, जहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज आती जा रही थी। तो दो क्लासेस बन चुकी थी, कैपिटलिस्ट और लेबरर। थर्ड पॉइंट है हमारा बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जो कि ब्रिटिशर्स ने हमको ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक जो हमको एक्सप्लॉइट किया, उस वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी वो बैकवर्ड हो चुकी थी बाकी कंट्रीज के मुकाबले, और स्टैग्नेंट हो चुकी थी, मतलब हमारी ग्रोथ रुक चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंट इकोनॉमी। हम जो थे ब्रिटिशर्स पर डिपेंड हो चुके थे 200 साल के एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लीटेड इकोनॉमी, मतलब हमारी इकोनॉमी को डिप्लीट कर दिया गया था, हमारे रिसोर्सेज को, फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर दिया गया था, जिस वजह से हम पे कुछ बचा नहीं था। नेक्स्ट हमारा डिसइंटीग्रेटेड यानी एम्पुटेटेड इकोनॉमी, जहाँ पे हम पे डिवाइड एंड रूल करके जो हम ब्रिटिशर्स का शासन था वो किया गया था, और इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिसी में जा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इसमें हमको जो है जितने भी हमारे ये अप्रेजल बताना है हमको क्वांटिटेटिव डेमोग्राफिक प्रोफाइल का, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, इनफांट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट। ये सब आपको बताना है कि सबसे पहला हमारा बर्थ रेट जो था वो बहुत हाई था, 48 पर 1000, और डेथ रेट वो भी हाई माना जाता है, 40 पर 1000। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो हमारा 218 पर 1000 था, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने साल तक एक पर्सन जी सकता है, वो थी हमारे से 32 ईयर्स। नेक्स्ट आता है लिटरेसी रेट। तो मेल मतलब ओवरऑल लिटरेसी रेट जितना भी था वो तो 16%, जिसमें फीमेल लिटरेसी रेट जो था वो सिर्फ 7% था। इंडिया में पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी। ये सब हम पॉइंट लिख सकते हैं जब हमसे पूछा जाए क्वांटिटेटिव अप्रेजल डेमोग्राफिक प्रोफाइल का इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेन कॉजेज इंडिया के एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन के कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। तो उसमें हमको 4 पॉइंट बताना है। सबसे पहला मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंड चेंज ऑफ सिस्टम यानी जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये तीन चार नाम है इसके, बट सबका एक ही मतलब है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने मिडिल मैन को इंट्रोड्यूस कर दिया, जमींदार को इंट्रोड्यूस कर दिया था। जो जमींदार जो थे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स देते थे ब्रिटिशर्स को, और उन पर कोई लिमिटेशन नहीं थी, तो वो जितना चाहे उतना टैक्स निकाल सकते थे वो फार्मर्स से। तो फार्मर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे जमींदार, जिस वजह से फार्मर जो थे वो फिर उनका कुछ बचता नहीं था। नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमको फूड क्रॉप से लेकर कैश क्रॉप की तरफ ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, जिस वजह से फूड शॉर्टेज भी आ चुकी थी और एग्रीकल्चर भी खराब हो गया था। लो लेवल प्रोडक्टिविटी, हम पे रिसोर्सेज की कमी होती जा रही थी, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी जो थी हमारे लैंड की वो कम होती जा रही थी। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सारा जो पैसा था वो जमींदार से ब्रिटिशर ले आते थे, तो इन्वेस्टमेंट जो था उसका कोई मतलब नहीं बनता था। जितने भी फार्मर्स थे वो इन्वेस्ट करने नहीं चाहते थे अपनी जितनी भी लैंड थी उनके ऊपर, तो फार्मिंग पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आती थी कहीं से, तो हमको प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है critically appraise some of the shortfalls of industrial policy pursued by British colonial administration। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एज इट इज बोर्ड में पूछा जाता है। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और अगर आप सेम टू सेम पॉइंट लिख के आओगे तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन में 6 मार्क्स मिल जाएंगे।
फर्स्ट पॉइंट आता है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने जो था हमारा चीप रेट पे अपने गुड्स लाए और इंडिया में बेचा, जिस वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जब हमारी इंडस्ट्रीज खराब हुई थी उस वजह से हमको बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले थे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, और हमारा इम्पोर्ट जो था वो बढ़ चुका था बहुत ज्यादा, जिस वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो भी खराब हो चुका था। लैकिंग ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज ऐसी कोई इंडस्ट्रीज होती है जो बड़े बड़े सामान बनाती है, मशीन टूल्स। तो वो इंडस्ट्रीज जो थी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कम थी, और इस वजह से हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो खराब होती जा रही थी। लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। से पब्लिक सेक्टर था वो बहुत ज्यादा कम ऑपरेट कर रहा था, जिस वजह से जितनी भी हमारी ग्रोथ थी वो कांस्टेंट नहीं थी, या फिर चारों तरफ सेम नहीं थी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जितना भी हमारा जीडीपी था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बहुत ज्यादा, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में बहुत ज्यादा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। इसमें हमारे 5 पॉइंट आएंगे। पहला तो आया था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर में कई नई चीजें अप्लाई करी थी, लाए थे वो लोग, इंट्रोड्यूस करी थी यहाँ पे, जिस वजह से हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी थी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में वो अच्छी हो गई थी। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमारा ट्रेन, जो रेलवे सिस्टम है इंडिया का वो ब्रिटिशर्स ही लाए थे, जिस वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम चलता था, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो बार्टर सिस्टम था वो मॉनेटरी इकोनॉमी में चेंज हो गया था। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। हमारा जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव आज के टाइम पे चल रहा है वो ब्रिटिश से कहीं ना कहीं लिया गया उनसे ही। फेमाइन, चेक ऑन फेमाइन। अब इतने सारे हमारे ट्रांसपोर्टेशन के कम्युनिकेशन के फैसिलिटीज आ गई थी इंडिया में, जिस वजह से जैसे पहले इंडिया में बहुत सारे फेमाइंस आते थे, तो अब उन फेमाइंस को हम लोग देख सकते थे और गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक अच्छा एक्शन ले सकती थी। तो ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान होते हैं हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करे गए थे March 15, 1950 में, जहाँ पे नीति आयोग का जो है हमें सं, नीति आयोग को लाया गया था March 15, 1950 में, इनका काम था प्लानिंग करना, और प्लानिंग कमीशन के नाम से रखा गया था नीति आयोग। गलत। सेकंड चैप्टर से करते हैं तो बीच काट दे, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990, 5 ईयर प्लान। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल ऑफ 5 ईयर प्लान या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इसमें हमको लॉन्ग पीरियड गोल्स की बात करनी है। जो शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं वो हमारे 5 ईयर के होते हैं, जैसे कि जो पर्टिकुलर साल का होता है जो। अब हमारा लॉन्ग पीरियड गोल्स की बात करें तो लॉन्ग पीरियड गोल्स आता है ग्रोथ। हमको चाहिए थी ग्रोथ, जितने भी हम 5 ईयर प्लान लाए उस वजह से हमारी इंडिया में कंट्री में ग्रोथ देखने को मिले। जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारा आउटपुट ऑफ गुड्स का वो बढ़ता जाए और सर्विसेज का भी बढ़ता जाए। मॉडर्नाइजेशन मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आना, चेंज होना सोशल आउटलुक में। ये सब हमारे एक लॉन्ग पीरियड गोल था हमारे 5 ईयर प्लान का। सेल्फ रिलायंस मतलब हमको दूसरे कंट्री पे डिपेंड ना होना पड़े और फॉरेन इंटरफेरेंस जो है वो भी कम होता जाए। नेक्स्ट है इक्विटी। हमको हर पर्सन को इक्वल गुड्स और सर्विसेज मिलना, वो होता है इक्विटी। तो वो भी एक हमारा बेसिक गोल था 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 तक के फीचर्स। तो कुछ फीचर्स होते हैं इसके। मिक्स्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम थे हमारे यहाँ पे, दोनों सिस्टम आते थे, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सिस्टम, तो हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते थे। हमारा डोमिनेंट रोल था पब्लिक सेक्टर का। जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे, गवर्नमेंट थी, उनके पास ज्यादा पावर थी, और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था वो कमजोर था, उनको कंट्रोल किया गया था, कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर था वो। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। हमको फॉरेन कंपटीशन से बचाने की कोशिश करी गई थी, जहाँ पे हम जो है फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए हमने जो अपनी गुड्स थी वो बाहर कंट्रीज में नहीं निकाली थी, ताकि हम जितने फॉरेन कंपटीशन है उसमें हमारी गुड्स बहना जाए और फॉरेन कंपटीशन जीतना जाए। नेक्स्ट था थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमारा जो मेन गोल था उस टाइम पे वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर फोकस किया गया था, जिसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, जहाँ पे हमको था कि हम जो सामान इंपोर्ट कर रहे हैं उस सामान को इंपोर्ट करने की जगह खुद से प्रोड्यूस करें इंडिया में। रिस्ट्रिक्शंस किया गया फॉरेन कैपिटल में, जितने भी फॉरेन कंट्रीज है वो हमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, ताकि फॉरेन कैपिटल जो है पूरी तरीके से इंडिया में ना आ जाए और इंडिया पे वो कंट्रोल ना कर ले फिर से, जैसे ब्रिटिश ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स या फिर प्रॉब्लम्स, एक तरीके से बताया जाए तो प्रॉब्लम्स थी कि लो प्रोडक्टिविटी, सेम वही पिछले क्वेश्चन वाली भी थी, पहले चैप्टर में जो थी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमारे यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी कि हम जो है अलग अलग मतलब वाटर के अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। हमारी जो मेन फार्मिंग थी वो डिपेंडेंस थी रेनफॉल में। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी यहाँ पे, जहाँ पे हमारे जितने भी गुड्स थे वो इंडिया में बनाते थे ताकि वो कंजम्पशन के लिए। नेक्स्ट था कि मॉडर्न इनपुट्स जो थे, जितनी भी नई नई मशीनरी थी उनका उनकी लैकिंग थी वहाँ पे, बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे वो।
स्मॉल होल्डिंग्स थी, मतलब जितनी भी लैंड थी वो पर्टिकुलर पर्सन के पास बहुत कम थी, तो वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता था। नेक्स्ट आता है आउटडोर टेक्नोलॉजी, मतलब जितनी हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती थी इंडिया में वो बहुत ज्यादा पुराने टाइम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पॉजिटिव वे में। तो सबसे पहले हमको एक मार्केटेबल सरप्लस बनाने जितनी प्रोडक्शन होने लगी है हमारे इंडिया में। बफर स्टॉक बन पड़ा। बफर स्टॉक का मतलब होता है ऐसा स्टॉक जो हम किसी इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सके। बेनिफिट जो थे लो इनकम ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन के, और एम्प्लॉयमेंट में बढ़ाव देखने को मिला था हमको। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो पहला आता है लिमिटेड क्रॉप्स थी, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था वो व्हीट और राइस के ऊपर था मेनली। तो बाकी क्रॉप्स जो थे उनमें बढ़ाव देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट आता है ये लिमिटेड एरिया में ही सक्सेसफुल हुआ था। नेक्स्ट की इकोनॉमिक डिवाइड, मतलब जो हमारी कंट्री थी उसमें पूरी तरीके से प्रोडक्शन नहीं हुई थी, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में ही, मतलब पर्टिकुलर स्टेट्स में ही डेवलपमेंट देखने को मिली थी ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से। अनइवन स्प्रेड, सेम वही बात हो रही है इसमें भी। नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल था। तो शॉर्टेज थी कैपिटल के पास, कैपिटल की शॉर्टेज थी प्राइवेट सेक्टर के पास। इंसेंटिव की कमी थी, जो इंसेंटिव नहीं मिल रहा था पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का। साथ ही साथ जो थे ऑब्जेक्टिव तो सोशल वेलफेयर था हमारे इंडिया का उस टाइम। तो पब्लिक सेक्टर जो था वो हमारा सोशल वेलफेयर करने में लगा हुआ था और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कम ध्यान देता था। अब हमको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन लिखेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन whose इन्वेस्टमेंट does not exceed rupees 1 crore at the beginning of planning. It was defined as one whose investment did not exceed rupees 5 lakh। मतलब जिस टाइम प्लानिंग स्टार्ट करी गई थी तो उस टाइम हमारी लिमिट थी 5 लाख की। 5 लाख से जितनी भी नीचे हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाए किसी इंडस्ट्री में वो होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। करंटली उसकी वैल्यूएशन रखी गई है 1 करोड़ की। 1 करोड़ से नीचे जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये लेबर इंटेंसिव होती है, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती है, रीजनल इक्वालिटी लाती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाती है इनकम और वेल्थ की। अब इनवर्ड लुकिंग स्टेट स्ट्रेटेजी यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। तो डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला हमको इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था वो हमारा लगातार बढ़ता गया, और इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी अपॉर्चुनिटीज भी इंडिया में बढ़ती गई। नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, जैसे कि इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोली आती गई। मॉडर्नाइजेशन जो था वो बाकी कंट्रीज से आया नहीं, और इंडिया में जो करंटली चल रहा था वही चलता रहा। कंटिन्यूएशन ऑफ लॉ मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था वही लॉ बनाती गई, उनमें सेम लॉ चलते गए। कॉजेस क्या आते हैं लिमिटेड सक्सेस के प्लानिंग ऑफ इंडिया में। जितनी भी प्लानिंग हुई इंडिया में 5 ईयर प्लान के दौरान वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं थी। तो उनकी कुछ लिमिटेशन भी रही, जैसे कि पहला था कि वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स ले रखे थे हमने उस टाइम पे। जो हमारे जो पर्टिकुलर टारगेट होने चाहिए थे हमने उन टारगेट से भटक के हमने कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े टारगेट ले लेते जो हमसे पूरे नहीं करे गए। इंस्ट्रूमेंट्स की कमी थी हम पे पर्टिकुलर टारगेट पूरा करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉपर कमी रही, और कॉपरेशन नहीं रहा हमको प्राइवेट सेक्टर से। तो ये चार ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमारा जो था लिमिटेड सक्सेस है प्लानिंग की इंडिया। अब थर्ड चैप्टर आता है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसमें पहले इसका क्वेश्चन आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के कुछ पर्टिकुलर 5 रिफॉर्म्स आए थे उसमें। सबसे पहला था इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म। नेक्स्ट था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इन 5 जगहों पे हमको रिफॉर्म्स लाए गए थे लिबरलाइजेशन के दौरान, जिस वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव कर पाई। प्राइवेटाइजेशन की कुछ डेफिनेशन बताए थे इससे पहले कि मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द एंटरप्रेन्योर इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, वो इस तरीके 2 तरीके से होता था। या तो जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो खोले, या फिर जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है वो पब्लिक इंडस्ट्रीज वो अपना कुछ पार्ट जो है वो बेच दे, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से। जितने भी हमने बैरियर्स लगाए होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे, कैपिटल मूवमेंट पे, वो हटा देना। इसको हम एक नई टर्म भी दी थी इसको, जैसे बॉर्डरलेस वर्ल्ड की। वो बॉर्डरलेस वर्ल्ड जो आंसर में आप ऐड करोगे तो उससे एक भारीपन दिखेगा आंसर में। इसके कुछ पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन को था क्रिटिसाइज किया गया था कुछ स्कॉलर्स द्वारा, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन का जो फायदा था वो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज को ही हुआ था। जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके मुकाबले उनको कम फायदा हुआ था। ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे भी, जैसे कि उससे हमको ग्रेट एक्सेस मिला था ग्लोबल मार्केट्स में और एडवांस टेक्नोलॉजी में। एक अप्रेजल देख लेते हैं एलपीजी पॉलिसीज का। तो इंक्रीज हुआ था रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में। इनफ्लो था हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो बढ़ता गया। राइज जो था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो भी राइज हुआ, और एक्सपोर्ट हमारा राइज हुआ। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया, और साथ साथ हमको इंक्रीज हुआ प्राइवेट सेक्टर के रोल में भी। क्रिटिसिज्म देखा जाए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, तो ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी बहुत ज्यादा बड़ी। नेक्स्ट की जो नेग्लेक्ट था एग्रीकल्चर का वो भी बड़ा।
लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, इनइफेक्टिव डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई, इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी आई, स्प्रेड हुआ कंज्यूमरिज्म का, और अनबैलेंस्ड ग्रोथ देखने को मिली हमको इंडिया में। अब एक टर्म आती है ग्लोबलाइजेशन में, आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इंडिया के लिए आउटसोर्सिंग अच्छी है और डेवलप्ड कंट्रीज को अपोज क्यों करती है। तो इंडिया के लिए आउटसोर्सिंग एक अच्छी चीज है क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इंटरनेशनल वर्थनेस बढ़ती है हमारी, साथ में हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग होता है और एडिकेशन होता है पॉवर्टी का। इसके डेवलप्ड कंट्रीज खिलाफ क्यों है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज अपोज आउटसोर्सिंग टू इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, आउटसोर्सिंग लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया, which reduces the income disparities between the two countries. And second, outsourcing reduces the employment generation and creates jobs in the new insecurity in the developed countries। मतलब हमारे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता उससे, और जितनी भी हमारे इनसिक्योरिटी है होती है उनके लोगों में, वो बढ़ जाती है जब एम्प्लॉयमेंट को लेकर। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, कि इफेक्टिव यूज होता है फिजिकल कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मदद से हम जो है फिजिकल कैपिटल जितने भी हमारे इंडिया के पास है, अभी जितना भी है हमारे पास फिजिकल कैपिटल, उसका इफेक्टिव यूज देखने को मिलता है। हाइयर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन होता है, इन्वेंशन इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, इन तीन चीजों को लेकर ध्यान दिया जाता है। मॉडर्नाइजेशन होता है, एटीट्यूड के जितने भी लोग होते हैं उनका एटीट्यूड होता है वो मॉडर्न होता जाता है। इंक्रीज होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, कंट्रोल होती है पॉपुलेशन ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, सीरियस इनएफिशिएंसीज, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है जितना भी हमारा समझदार ब्रेन है इंडिया का, वो इंडिया में टिकता ही नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज में चला जाता है रहने के लिए, फिर उधर काम करने के लिए। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है, सेवरल इम्बैलेंसेस है, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, जितनी भी मैन पावर प्लानिंग है इंडिया में वो लैक कर रही है। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कुछ लिमिटेशन है हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। एक एजुकेशन के लिए क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन है इंडिया में। उसके कुछ चैलेंजेस कैसे कैसे, जैसे कि जेंडर बायस, इंडिया की जो पॉपुलेशन है जेंडर बायस है, जहाँ पे हम मेल को ज्यादा पढ़ाते हैं और फीमेल्स को नेग्लेक्ट करते हैं। लो एक्सेस लेवल है, मतलब सबको एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जितने भी हमारा अच्छी कोचिंग्स और टीचिंग इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा महंगी हो चुकी है, इस वजह से जितने भी पुअर फैमिलीज है उनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है एजुकेशन का। लेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एजुकेशन, एक्सपेंडिचर जो था एजुकेशन का जितना भी होना चाहिए उससे हमको कम एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच डिफरेंस। तो फिजिकल कैपिटल जो होता है वो टेंजिबल होता है और सोल्ड किया जा सकता है मार्केट में, ये सेपरेट कर सकता है अपने ओनर से। फिजिकल कैपिटल जो होता है वो मोबाइल होता है, मतलब दूसरी कंट्रीज में वो पूरे तरीके से मूवमेंट कर सकता है। फिजिकल कैपिटल जो है वो डेप्रिशिएट करता है टाइम के साथ उसके कंटिन्यूस यूज के बाद। ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो वो इंटेंजिबल होता है और साथ साथ सोल्ड करनी चाहिए उसको मार्केट में, ये सेपरेट नहीं हो सकता ओनर से। साथ साथ ये जो है कम मोबाइल होता है, क्योंकि एक जो पर्सन होता है वो अपनी कंट्री से जुड़ा हुआ होता है, नेशनलिटी से और कल्चर से। ह्यूमन कैपिटल जो है वो जनरली डेप्रिशिएट होता है एजिंग के साथ साथ, जैसे कि पर्सन बुढ़ा होता जाता है उसकी जो है ह्यूमन कैपिटल ऐसे कैपिटल ह्यूमन जो है कमजोर होता जाता है। बट इसको हम जो है कई हद तक ठीक कर सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ पे कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट कर करके। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच डिफरेंस। तो ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो कंसीडर करता है एजुकेशन और हेल्थ को एज अ मीन्स, एक मीन्स की तरह, ताकि वो इंक्रीज कर सके लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कंसीडर करता है एजुकेशन और हेल्थ को एज अ बीइंग इंटीग्रल टू ह्यूमन वेल बीइंग, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड हेल्दी दे विल बी एबल टू मेक बेटर चॉइस। ह्यूमन कैपिटल जो है वो ट्रीट करता है ह्यूमन बींग्स को एज अ मीन्स टू अचीव द एंड रिजल्ट, दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कंसीडर करता है ह्यूमन बींग्स को एज एन एंड इन देमसेल्व्स, ये एंड होगा END। तो ये ऐसा ह्यूमन बींग्स को एंड इन देमसेल्व्स मानता है और एम करता है क्रिएट करने के लिए ह्यूमन वेलफेयर। ये जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन डेवलपमेंट एक बहुत ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट जो है उसको सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके कुछ इश्यूज देख लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक्शन प्लान सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रूरल एरियाज में। इससे कुछ की इश्यूज है, जैसे कि डेवलपमेंट होना, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कम होता है वहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैंड रिफॉर्म्स वहाँ पे पूरी तरीके से आए नहीं है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं हुआ है, और डेवलपमेंट है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का। ये 5 ऐसे प्रॉब्लम्स है जो वहाँ पे सॉल्व करने हैं अभी हमको रूरल डेवलपमेंट में। कुछ क्रेडिट सोर्सेज की बात करते हैं रूरल क्रेडिट की। तो सबसे पहला आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं मनी लेंडर्स, रिलेटिव ट्रेडर, कमीशन एजेंट्स, या फिर रिच लैंडलॉर्ड्स। ये हमारे कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशनल सोर्सेज है हमारे रूरल क्रेडिट के। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स,
रीजनल रूरल बैंक और गवर्नमेंट। साथ साथ एक और पॉइंट आता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में पढ़ के जरूर जाना, ये क्वेश्चन में अलग से भी आ सकता है। रूरल बैंक की कुछ प्रॉब्लम्स जो हमको फेस करने को देखनी पड़ती है, जैसे कि इनसेफिशिएंसी, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है फिर कुछ कवरेज सबसे कम होती है। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स को जो अटेंशन होता है उसे कम मिलता है। साथ साथ ओवर ड्यू जो है, मतलब जब पेमेंट नहीं कर पाते तो वो डेप्ट में फंस जाते हैं, ओवर ड्यू तो उनको बढ़ता जाता है। रूरल डेवलपमेंट में अब हम बात करते हैं फोर मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सबसे पहला आता है रेगुलेटरी मार्केट्स। हमारे टाइम पे आज रेगुलेटरी मार्केट हो चुकी है, जिसकी मदद से जितने भी फार्मर्स है वो प्रॉपरली अपना सामान जो है वो बेच पाते हैं प्रॉपर रेट पे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इसको इम्प्रूव किया गया है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो एक फैसिलिटी है जहाँ पे होता है फार्मर साथ में आके मार्केटिंग करते हैं, मतलब फार्मिंग करते हैं। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लगे, जैसे कि एमएसपी आ गई, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स आ गया। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिस वजह से रूरल डेवलपमेंट में को इम्प्रूव करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ मेजर्स लिए हैं। नॉन फार्म एरियाज बताए जाए एम्प्लॉयमेंट के, जहाँ पे जो है पर्टिकुलर पर्सन वो फार्मिंग की जगह और कहाँ का एम्प्लॉयमेंट ले सकता है रूरल एरियाज में। तो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेयरिंग, इन 5 जगहों पे पर्सन जो है एम्प्लॉयमेंट ले सकता है फार्मिंग से अलग। बेनिफिट और लिमिटेशंस देखे जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के तो बेनिफिट्स आते हैं कि ये इनकम जनरेट करता है एक्सपोर्ट्स की मदद से। इकोनॉमिकल फार्मिंग है, प्रोवाइड करता है हेल्दी फूड, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट। लिमिटेशंस की बात करें तो पॉपुलर बहुत ज़्यादा कम होता है, ये लैक करता है इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग फैसिलिटीज में। यील्ड होती है बहुत ज़्यादा कम देखी जाती है इसकी। फूड लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और लिमिटेड चॉइस होती है क्रॉप्स को लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल के बीच जो हम डिफरेंस लिख लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो बैंक और कोऑपरेटिव द्वारा दिया जाता है। ये जो होता है मेनली प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए होता है और रेगुलेट किया जाता है आरबीआई द्वारा, जहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जनरली लो ही होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये जो होता है मनी लेंडर्स, इन सब द्वारा ट्रेडर्स द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये प्रोवाइड होता है प्रोडक्टिव के लिए और नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। साथ साथ ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ जहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कुछ टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इंडिया में। तो मेनली 5 टाइप है। सबसे पहला आता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके कुछ सब टाइप्स भी है, सीजनल, ओपन और डिस्गाइज्ड। अर्बन की बात करें तो इसमें इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल या टेक्नोलॉजिकल। थर्ड आता है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट। इसको लेकर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछा जाता है तो आप हेडिंग लिख के इनके बारे में एक एक डेफिनेशन दे सकते हैं। कॉजेस देखे जाए अनएम्प्लॉयमेंट के तो सबसे पहला कॉज होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के स्लो रेट जो है बढ़ रहा है हमारे यहाँ में। इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा स्लो रेट से बढ़ रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है इंडिया की। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक बहुत ज़्यादा मेन सेक्टर है जहाँ पे इंडिया में जो है एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अंडर डेवलप्ड। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम देखने को मिलता है, स्लो ग्रोथ है इंडस्ट्रीज की, डिक्लाइन देखने को मिलता है कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, क्वालिटी प्लानिंग और लो कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है कि जो हमारे कॉजेस पड़े उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी को बढ़ा सकते हैं हम लोग। हम जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कंट्रोल कर सकते हैं। डेवलपमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, इंकरेज कर सकते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को। इंप्रूवमेंट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और साथ ही साथ जो है मैन पावर प्लानिंग। रिफॉर्म कर सकता है एजुकेशनल सिस्टम और स्किल ग्रोथ का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। तो फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इस वजह से उनको फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहा जाता है। ये लोग ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं। साथ साथ जितने भी लेबर लॉज आते हैं उनसे ये लोग प्रोडक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर की बात करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर जाते हैं। ये लोग जो है लेबर लॉज से प्रोडक्ट नहीं होते, साथ साथ जो है ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते ये लोग। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सबसे पहले एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ये एक अच्छी डेफिनेशन है, अगर आप पेपर में लिख के आएगा तो इसको लेकर टीचर इंप्रेस हो जाएगा और अच्छे से मार्क्स दे सकता है वो। एनवायरमेंट की जो है हमारे चार वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला आता है प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए, एस्टिमुलेट करता है वेस्ट, सस्टेन करता है लाइफ, और साथ साथ एस्थेटिक सोर्सेज भी प्रोवाइड करता है हमारा एनवायरमेंट। एस्थेटिक सोर्सेज का मतलब है जो हमको देखने में अच्छा लगता है एनवायरमेंट, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, वो सब सोर्सेज भी प्रोवाइड करता है हमारा एनवायरमेंट जो है। चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया के एनवायरमेंट के लिए? तो लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन हमारा फॉरेस्ट का, या फिर डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और एयर पोल्यूशन, जैसे पांच हमारे पॉइंट है, मतलब कारण है, चैलेंजेस है इंडिया के एनवायरमेंट के लिए। आइडेंटिफाई 6 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। ऐसे 6 फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन में इंडिया के। तो सबसे पहला आता है कि लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेटिव मेजर्स, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन और इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इजी पॉइंट है, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा और पेपर में एज इट इज लिख के भी आ सकते हो अपने द्वारा। नेक्स्ट है हमारा मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, तीन बहुत ज्यादा इनफ रहेगी। सबसे पहला आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो आया गया था। नेक्स्ट है हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो बनाए गए थे जाके हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके। इसमें एक मेन सेंट्रल बॉडी भी, जिसका नाम है सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा एक्ट जो आया था, वो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो 1980 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन से मेजर्स है जो हेल्प कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने में एनवायरमेंट को? तो चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, सेम वही पॉइंट, पॉपुलेशन ग्रोथ एक ऐसा पॉइंट है जो हर क्वेश्चन के मेजर्स में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा सॉलिड वेस्ट को कम करना, मैनेजमेंट करना, रिसाइकल करना वेस्ट जो हम जनरेट कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, एक फॉरेस्टेशन कैंपेन, सोशल अवेयरनेस और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ये ऐसे कुछ पॉइंट है, मेजर्स है जिसकी मदद से हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है हमारा कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इसमें हम डेवलपमेंट जो कंपेयर करेंगे इंडिया की और उसके नेबर्स की, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान। तो सबसे पहले चाइना के डेवलपमेंट पाथ की बात करें, तो चाइना जो है स्टैब्लिश होता है 1949 में, जिसको हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर कॉमनली चाइना भी बोल सकते हैं। सबसे पहला इन्होंने कैंपेन लाया, जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अलग से पूछा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि जितनी भी गवर्नमेंट थी उन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया था चाइना की इकोनॉमी को। एम था कि ताकि वो एग्रेरियन इकोनॉमी से हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर सके। इसके तहत हमको बोला गया था कि जितने जितने भी लोग हैं वो अपने बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, किसी भी चीज की हो, बट उनको इंडस्ट्री स्टार्ट करनी जरूरी है। तो इस तरह से ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन एक बहुत ज्यादा अच्छा कैंपेन था, सक्सेसफुल भी रहा था। माओ द्वारा लागू किया था चाइना में 1958 में। ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन आया चाइना में। नेक्स्ट हुआ चाइना में रिफॉर्म्स आए, जो दो स्टेज में आए थे, इनिशियल और लेटर। इनिशियल फेज जो था वो मेनली हुआ था हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, और लेटर फेज में जितने भी बाकी जितने सेक्टर बचे उन पर ध्यान दिया गया था। डुअल प्राइसिंग रिफॉर्म आया था चाइना में, जहाँ पर किसी भी गुड़ के दो प्राइस होते थे, अलग 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 लोगों के लिए। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आए थे, जहाँ पे चाइना ने सेटअप किए थे ऐसे जोन्स, जहाँ पे दूसरी कंट्रीज जो है आके चाइना पे इन्वेस्ट कर सकती है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकती है। पाकिस्तान के डेवलपमेंट पाथ की बात करें तो पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट पाथ था वो वर्ष होता गया इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। साथ ही जो 1980 से कंपेयर करें तो ग्रोथ रेट जो है जीडीपी की और से सेक्टरल की, वो डिक्रीज हुई थी 1990s में। मतलब 1980s में अच्छा था, 1990s में और खराब होता गया। तो रीजन क्या था इसके? सबसे पहला था कि एग्रीकल्चर और फूड सप्लाई जो था वो गुड हार्वेस्ट और उन सब पे बेस्ड था, जो अच्छा नहीं जा रहा था। नेक्स्ट था कि ग्रोइंग डिपेंडेंसी देखने को मिल रही थी फॉरेन लोन पे, जो जितना पाकिस्तान में लोन आ रहे थे वो बढ़ते जा रहे थे, और दूसरी तरफ पे करने के लिए उन पे जो है सरप्लस नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। नेक्स्ट आते हैं कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो पाकिस्तान ने कौन कौन से लिए अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एक तरीके का करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है ये, जैसे कि मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पे वेरियस पॉलिसीज लाए वो लोग, ताकि अपने इकोनॉमी को ठीक कर सके। ग्रीन रेवोल्यूशन लाए सेम इंडिया की तरह वो लोग। नेक्स्ट उन्होंने पब्लिक सेक्टर पे इंपॉर्टेंस दिया 1970s में स्टार्टिंग में, और लेट 1970s में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दिया। फाइनेंशियल सपोर्ट जो था उनको मिला 1970s में, लेट 1970s में बाकी कंट्रीज से, और उन्होंने फिर लास्टली 1980s में 1988 में अपने रिफॉर्म्स लाए। ये लास्ट पेज है जिसमें हमको हेल्थ इंडिकेटर्स, कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स दिए गए हैं। आपको ये इंडिकेटर सारे याद नहीं करने हैं, बस इतना याद रखना है कि सबसे ऊपर जो था किसी भी इंडिकेटर में वो चाइना था,
सेकंड पे हमारा इंडिया था और थर्ड पे हमारा पाकिस्तान था। बस आपको अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है इस चार्ट से, तो आपको सिंपली यही आंसर करना है कि चाइना फर्स्ट पे था, इंडिया सेकंड पे था और पाकिस्तान थर्ड पे था। तो हमारे वीडियो यहीं खत्म होती है गाइस। आपको आई होप आपको समझ आया हो जितना हमने पढ़ा है इंडियन इकोनॉमी को लेकर। ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, आप सिंपली याद करोगे तो भी आपको हो जाएगा इजीली याद। छुट्टी का बैच स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द, जहाँ पे आप लोग इनरोल कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाके humanitarians.com पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप फटाफट एनरोल कीजिए इकोनॉमिक्स को लेकर। इकोनॉमिक्स में जितने भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है उनको लेकर। स्पेशल प्रेप बैच भी आ रहा है सीओईटी का, उसे भी आप एनरोल कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।